Hello friends and welcome to Pendulum Edu. Today we'll be discussing daily current affairs of 16 September 2020. So guys जल्दी से सेशन को ज्वाइन कर लीजिए. ये बाइलिंगुअल सेशन है जहां हम करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उनको पढ़ते हैं हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में. तो चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं. और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए नोटिफिकेशन के लिए. और आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं. साथ ही करंट अफेयर्स आप वेबसाइट पर जाकर भी पढ़ सकते हैं. यू कैन ऑल्सो डाउनलोड PDF फ्रॉम देयर. वहाँ पे आप क्विज भी अटेम्प्ट कर सकते हैं. चलिए हम लोग देखते हैं आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या है. द फर्स्ट इज द पावर एंड न्यू रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर ही हैज़ लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ लाइन इन लाइन आउट किशनगंज दरभंगा 400 kV ट्रांसमिशन लाइन इन बिहार. तो बिजली और नई अक्षय ऊर्जा मंत्री ने बिहार में लाइन इन लाइन आउट किशनगंज दरभंगा 400 kV की जो ट्रांसमिशन लाइन है उसकी आधारशिला रखी है. एंड इसकी वजह से क्या होगा, जो पावर सिनेरियो है सहरसा, खगड़िया और बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट्स में यूपी जो बिहार की डिस्ट्रिक्ट्स हैं तो वहाँ पर ये उसको इम्प्रूव करेगा. पावर एंड न्यू रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर ही हैज़ लेड आउट द फाउंडेशन स्टोन ऑफ लाइन इन लाइन आउट किशनगंज दरभंगा 400 kV ट्रांसमिशन लाइन इन बिहार. तो हमारे जो बिजली और नए अक्षय ऊर्जा मंत्री हैं कौन है, RK सिंह. उन्होंने बिहार में लाइन इन लाइन आउट किशनगंज दरभंगा 400 kV ट्रांसमिशन लाइन की आधारशिला रखी है. और इसकी वजह से जो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं बिहार के, सहरसा, खगड़िया, बेगूसराय, इनमें जो बिजली का जो परिदृश्य है यानी कि पावर सिनेरियो है वो बेहतर होगा. और इसको एग्जीक्यूट कौन करेगा, इस प्रोजेक्ट को, इसको पावर ग्रिड लिमिटेड एग्जीक्यूट करेगा. सहरसा की हम बात करें तो ये बिहार के नॉर्दर्न पार्ट में लोकेटेड है और ये काफ़ी प्रोन टू फ्लड है. तो यहाँ पर जो भी समस्या है उनको सॉल्व करने में जो है काफ़ी मदद मिलेगी. बिजली भी वहाँ तक बिजली की पहुँच सुनिश्चित होगी उस जिले में. पावर ग्रिड की हम बात करें तो एक महारत्न कंपनी है विच इज़ हेडक्वार्टर इन गुरुग्राम और ये एक सेंट्रल PSU है. और क्योंकि ये पावर ग्रिड है, पावर से रिलेटेड है, तो ऑफकोर्स ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत आता है. एंड दिस इज एंगेज इन द वर्क ऑफ पावर ट्रांसमिशन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम. तो इसका जो काम है वो जो इंटरस्टेट जो ट्रांसमिशन सिस्टम है उसमें एक तो पावर ट्रांसमिशन को देखना, उसका ऑपरेशन को देखना कि वो सही संचालन हो रहा है नहीं है, और उसकी रखरखाव का जो काम है उसमें ये लगा रहता है पावर ग्रिड. Moving forward, let's see a question. Power and new renewable energy minister has recently laid the foundation stone of which of the following. हाल ही में बिजली और नए अक्षय ऊर्जा मंत्री ने निम्नलिखित में से किसकी आधारशिला रखी है. लाइन इन लाइन आउट किशनगंज दरभंगा 400 kV ट्रांसमिशन लाइन. लाइन इन लाइन आउट दरभंगा सुपौल 400 kV ट्रांसमिशन लाइन. लाइन इन लाइन आउट गया सोननगर 400 kV ट्रांसमिशन लाइन. एंड लाइन इन लाइन आउट किशनगंज माधेपुरा 400 kV ट्रांसमिशन लाइन. तो क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी से कमेंट करके बताइए. इट्स वेरी इजी. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. नेक्स्ट इज योशिहिदे सुगा हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू लीडर टू सक्सीड PM शिंजो आबे. तो जापान की जो रूलिंग पार्टी है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, उसने जो है योशिहिदे सुगा को जो है इलेक्ट किया है एज द लीडर ऑफ द पार्टी. एंड वो जो है अब शिंजो आबे का स्थान लेंगे. शिंजो आबे ने जो है रिज़ाइन किया है ड्यू टू हेल्थ प्रॉब्लम्स, और अब जो योशिहिदे सुगा हैं उनको नया प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा जापान का. करंटली ही इज़ द चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ अबेज गवर्नमेंट. जापान की हम बात करें तो ये एक आइलैंड कंट्री है ईस्ट एशिया में. इसकी कैपिटल टोक्यो है और करेंसी जापानीज येन है. जापान में पार्लियामेंट्री कैबिनेट सिस्टम है और प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो एग्जीक्यूटिव के हेड होते हैं यानी कि कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं. PM जो होता है वो डाइट मेंबर्स में से इलेक्ट होता है और जापानीज पार्लियामेंट को डाइट के नाम से जाना जाता है और उन्हीं मेंबर्स में से PM जो है वो इलेक्ट किया जाता है. ये है योशिहिदे सुगा. ठीक है, आगे चलते हैं. लेट्स सी अ क्वेश्चन. योशिहिदे सुगा इज अ पॉलिटिकल लीडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज. योशिहिदे सुगा निम्नलिखित में से किस देश के राजनीतिक नेता हैं. थाईलैंड, इंडोनेशिया, जापान एंड म्यांमार. सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन C, दैट इज जापान. Next is a webinar titled In the Footsteps of Buddha was presented by the Ministry of Tourism under देखो अपना देश
वेबिनार सीरीज। पर्यटन मंत्रालय द्वारा देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला के तहत बुद्ध के पद चिन्हों पर एक नामक पर एक वेबिनार पेश किया गया है। एंड इसमें बिल्कुल बताया गया है कि बुद्ध द्वारा कैसे व्यक्ति, परिवार और समाज के दुखों पर काबू पाया गया और कैसे उन्होंने सच्चाई को बाहर निकाला। वो सब जो चीज़ है कि कैसे इंसान जो है अपने दुखों से जो है ओवरकम कर सकता है, कैसे वो खुशी पा सकता है, वो सब पे यहाँ पे फोकस किया गया। देखो अपना देश वेबिनार सीरीज इज एन एफर्ट टू शोकेस इंडियाज रिच डाइवर्सिटी अंडर एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत भारत की समृद्ध विविधता को प्रदर्शित करने का एक प्रयास है। हमारे मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म कौन है? प्रहलाद सिंह पटेल है। बात करें हम बुद्ध की तो ही वॉज बॉर्न टू अ नोबल फैमिली ऑफ द क्षत्रियाज इन लुम्बिनी इन 563 BCE एंड उनका जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ गौतम था और वो शाक्य वंश को बिलोंग करते थे। उनको जो है बोध गया कि पीपल के पेड़ के नीचे आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई, यानी कि उनको एनलाइटनमेंट जो हुआ वो अंडर अ पीपल ट्री, जिसको बाद में बोधि वृक्ष कहा गया, उसमें बोध गया में जो था वहाँ पर उनको मिला, प्राप्त हुआ। काफ़ी दिन तक वो ध्यान में बैठे रहे। एंड हिज फर्स्ट सेरेमन ही डिलीवर्ड इन सारनाथ इज नोन एज द धर्म चक्र परिवर्तन और द टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लॉ। तो जो उन्होंने पहला उपदेश दिया था वो उन्होंने सारनाथ में दिया था और इस इवेंट को जो है धर्म चक्र परिवर्तन या फिर टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लॉ के नाम से जाना जाता है। बुद्ध ने 4 नोबल ट्रूथ की बात की, 4 महान सत्य की बात की। पहला कि दुनिया जो है वो दुख और कष्टों से भरी, वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग एंड मिजरी एंड डिजायर इज द कॉज ऑफ सफरिंग। तो इच्छा और मोह जो है वो दुख का कारण है। सफरिंग कैन बी एक्सटिंग्विश, इच्छा को शांत करेंगे तो ये दुख जो है खत्म हो जाएगा। और जो दुख है इसको समाप्त करने का जो पाथ है वो 8 फोल्ड पाथ है, अष्टांगिक मार्ग जिसको कहा गया है। इसमें इसको फॉलो किया जाएगा यदि, तो आप जो है सारे दुखों से जो है वो निवारण आपको हो जाएगा। तो इसमें ये कौन कौन से हैं 8 फोल्ड पाथ में? राइट व्यू यानी कि सम्यक विचार, राइट थॉट सम्यक सोच, राइट स्पीच सही वाणी, राइट एक्शन सम्यक कर्म, राइट लाइवलीहुड सही आजीविका, राइट एफर्ट सम्यक प्रयास, देन राइट माइंडफुलनेस सम्यक चिंतन और राइट कंसंट्रेशन दैट इज सम्यक एकाग्रता। ठीक है, तो ये जो है अष्टांगिक मार्ग दिया गया था भगवान बुद्ध के द्वारा। उनकी जो मृत्यु है वो कुशीनगर में हुई थी जो यूपी में स्थित है और इस इवेंट को बोलते हैं महापरिनिर्वाण या फिर महापरिनिब्बन। ठीक है, इस नाम से इसको जाना जाता है इवेंट को। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द टाइटल ऑफ वेबिनार दैट वाज रिसेंटली प्रेजेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म अंडर देखो अपना देश वेबिनार सीरीज। हाल ही में पर्यटन मंत्रालय द्वारा देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला के तहत वेबिनार का शीर्षक क्या है? इन द फुटस्टेप्स ऑफ द महावीरा, महावीरा के पद चिन्हों पर। इन द फुटस्टेप्स ऑफ बुद्धा, बुद्ध के पद चिन्हों पर। इन द फुटस्टेप्स ऑफ गुरु नानक, गुरु नानक के पद चिन्हों पर। एंड इन द फुटस्टेप्स ऑफ विवेकानंद, विवेकानंद के पद चिन्हों पर। So what will be the correct answer for this? The correct answer is option B, that is in the footsteps of Buddha. Next is International Day of Democracy. It is celebrated every year on 15 September. अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस जो है वो हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है ताकि दुनिया में लोकतंत्र की क्या स्थिति है उसकी समीक्षा की जा सके। और इसके लिए UN जनरल असेंबली ने 2007 में एक रेजोल्यूशन पास किया था और 2008 में पहला इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी मनाया गया। इस वर्ष इसकी थीम है कोविड-19 अ स्पॉटलाइट ऑन डेमोक्रेसी, क्योंकि हम जानते हैं कि कोविड-19 के चलते जो है काफ़ी चैलेंजेस आए हैं सोशल टर्म्स में, पॉलिटिकल टर्म्स में, लीगल टर्म्स में भी। और काफ़ी कंट्रीज़ जो हैं वो काफ़ी मेजर्स अडॉप्ट कर रही हैं इस पेंडेमिक से लड़ने के लिए। तो बहुत ही क्रिटिकल हो जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये जितने भी स्टेट्स हैं ये रूल ऑफ लॉ को फॉलो करें। ठीक है, और जो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं या फिर बेसिक प्रिंसिपल्स हैं लॉ के उनको फॉलो करें, रिस्पेक्ट करें, प्रोटेक्ट करें लोगों के राइट्स को। ठीक है, उनकी जो राइट टू एक्सेस जस्टिस है उसको भी फॉलो करें। ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करें। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये हर गवर्नमेंट को इंश्योर करनी है और उनको ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी भी इंश्योर करनी है इन टर्म्स ऑफ कि वो कोविड-19 की में जो उनका रिस्पॉन्स है उसको लेकर।
तो ये सारी चीज़ें जो है वो कोविड-19 के चलते हुए चैलेंजेस के बावजूद भी सारी गवर्नमेंट को इंश्योर करना है कि जो लोगों के राइट्स हैं, जो लोकतंत्र की जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो इंश्योर्ड रहें। The day presents an opportunity to urge all the governments to respect their citizens' right to active, substantive and meaningful participation in democracy। तो ये जो दिन मनाया जाता है सभी सरकार की लोकतंत्र में सक्रिय, सशक्त और सार्थक भागीदारी के लिए अपने नागरिक अधिकारों का सम्मान करने का आग्रह करने का अवसर प्रदान करता है। क्योंकि देखिए जो सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन हो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उनका राइट भी है पार्टिसिपेशन में, तभी जो गवर्नेंस होती है वो और ज़्यादा बेहतर होती है, जो गवर्नमेंट है वो और अच्छा परफॉर्म कर सकती है, जो इम्प्लीमेंटेशन है वेरियस चीज़ों का वो बहुत अच्छे से हो सकता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 16 नंबर का है ये जो है रिलेटेड है प्रमोट जस्ट पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटीज़, यानी कि शांतिपूर्ण और समावेशी समितियों को बढ़ावा देने के साथ ही साथ सभी स्तरों पर इन्हें प्रभावी जवाबदेहपूर्ण बनाना ताकि सभी के लिए न्याय सुनिश्चित हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली सिटीजन के जो वर्ल्ड वाइड में सिटीजन्स हैं उनके राइट्स को इंश्योर करने की बात की गई है। लेट्स सी अ क्वेश्चन। 15 सितंबर इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर एज डैश। 15 सितंबर को हर साल डैश के रूप में मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी, इंटरनेशनल लिटरेसी डे एंड वर्ल्ड ओजोन डे। तो क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से कमेंट करके बताइए गाइस, कमेंट करते रहिए सही आंसर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी जो है ये 5 सितंबर को मनाया जाता है। उस दिन इंडिया में टीचर्स डे भी मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी जो है ये इस दिन मदर टेरेसा की डेथ हुई थी, इसलिए ये उनको याद करते हुए मनाया जाता है। इंटरनेशनल लिटरेसी डे जो है वो 8 सितंबर को मनाया जाता है एंड जो वर्ल्ड ओजोन डे है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है हर साल में। मूविंग फॉरवर्ड, Engineers Day is celebrated every year on 15 September in India to commemorate the birth anniversary of India's greatest engineer, Sir M. Vishweshwarya। तो भारत के महानतम इंजीनियर सर एम विश्वेश्वरैया की जयंती मनाने के लिए अभियंता दिवस जो है ये मनाया जाता है। तो इनका जो जन्म है वो 15 सितंबर 1861 में कर्नाटक के एक गांव में हुआ था। उन्होंने काफ़ी डैम्स जो है भारत में कंस्ट्रक्ट किए, जिसमें से एक जो इम्पोर्टेंट है वो कृष्णा राजा सागर डैम है। और जो एम विश्वेश्वरैया हैं उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1955 में। उन्होंने काफ़ी बुक्स लिखी हैं जैसे रिकन्स्ट्रक्टिंग इंडिया, प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, इट्स कॉजेज एंड क्योर। And he was also called the precursor of economic planning in India। तो उनको भारत में आर्थिक नियोजन का अग्रदूत भी कहा जाता है। Let's see a question. Which of the following books was not written by Sir M. Vishweshwarya, whose birth anniversary is celebrated as Engineers Day? Sir M. विश्वेश्वरैया ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी थी जिनकी जयंती अभियंता दिवस के रूप में मनाई जाती है? Reconstructing India, Planned Economy of India, Unemployment in India, Its Causes and Cure, The Wants and Means of India। So क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से कमेंट करके बताइए। The correct answer for this is option D, क्योंकि जो पहली 3 बुक्स हैं वो एम विश्वेश्वरैया के द्वारा लिखी गई है, लेकिन जो ये 4th बुक है इसको दादाभाई नेहरूजी ने लिखा है। This was written by दादाभाई नेहरूजी। ओके, आगे चलते हैं। श्वेत कपिला हैज़ बीन रिकग्नाइज्ड एज अ गोवन ब्रीड। तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज ने श्वेत कपिला को गोवन ब्रीड के रूप में मान्यता दी है। ये जो गाय की ब्रीड है, ये जो गाय की नस्ल है, ये वालपई, सकेरी और गोवा के अन्य क्षेत्रों में पाई जाती है। दिस ब्रीड इज़ वेरी यूनिक बिकॉज इट गिव्स मोर न्यूट्रिशियस मिल्क देन अदर ब्रीड्स ऑफ काउ। तो बाकी नस्लों की बात करें तो उनसे ज़्यादा पौष्टिक दूध जो है ये श्वेत कपिला गाय जो है ये देती है। बात करें हम नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक्स रिसोर्सेज की, तो सबसे पहले क्या होता है 1984 में 2 इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश हुए थे, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल जेनेटिक्स। एंड ये 1984 में बेंगलोर में स्टैब्लिश हुए। उसके बाद ये इंस्टीट्यूट्स को जो है अगले साल 1985 में करनाल में शिफ्ट कर दिया गया। उसके बाद 1995 में दोनों इंस्टीट्यूट्स को मर्ज कर नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज
बनाया गया। और ये जो संस्थान है देश के पशुधन और कुक्कुट आनुवंशिक संसाधनों की पहचान, मूल्यांकन, लक्षण वर्णन, संरक्षण और उपयोग के लिए जिम्मेदार है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफिकेशन, इवैल्यूएशन, characterization, conservation and utilization of livestock and poultry genetic resources of the country. Let's see a question. What is the name of cow breed that has been recognized recently as Goan breed? हाल ही में गौ नस्ल के रूप में पहचाने जाने वाली गाय की नस्ल को क्या कहा जाता है? कनाग्याम, सहीवाल, श्वेत कपिला एंड ओंगोल। तो क्या होगा इसका सही आंसर? कौन सी काउ ब्रीड है जिसको अभी गोवन ब्रीड में जो है पहचान की गई है जिसकी? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज श्वेत कपिला। नेक्स्ट इज ADB हैज अपॉइंटेड तकियो कोनिशी एज द एशियन डेवलपमेंट बैंक्स न्यू कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया। तो टेको कोनिशी को भारत के लिए एशियाई विकास बैंक के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने केनिची योकोहामा का स्थान लिया है। केनिची योकोहामा को अब डायरेक्टर जनरल अपॉइंट कर दिया गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक के साउथ एशिया डिपार्टमेंट का। एंड जो मिस्टर कोनिशी हैं ये देखेंगे कि जो ADB इंडिया कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रैटेजी है 2018 से लेकर 2022 की, तो उसके इम्प्लीमेंटेशन की ये देखरेख करेंगे। इससे इंडिया का डेवलपमेंट होगा। एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक की हम बात करें तो ये रीजनल डेवलपमेंट बैंक है जिसको 1966 में स्थापित किया गया था। इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो मंडलयोंग फिलीपींस में लोकेटेड है और इसमें जो सदस्य हैं वो 68 हैं। एंड करंट प्रेसिडेंट कौन है इसमें? मसत्सुगु असकावा हैं। इंडिया जो है करंटली ADB का 4th लार्जेस्ट शेयर होल्डर है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि ADB का जो 4th लार्जेस्ट शेयर होल्डर है वो भारत है। और 2010 से सबसे बड़ा बोरोवर जो रहा है वो कौन रहा है? वो भी इंडिया रहा है ADB का। और अभी हाल ही में इंडिया गवर्नमेंट को ADB ने $1.5 बिलियन का जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड किया फॉर द इमीडिएट रिस्पॉन्स टू कोविड-19। तो कोविड-19 से लड़ने के लिए ADB ने जो है $1.5 बिलियन का समर्थन प्रदान किया भारत सरकार को। Let's see a question. Who has been appointed as Asian Development Bank's new country director for India? भारत के लिए एशियाई विकास बैंक के नए देश निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? केनिची योकोहामा, सब्याशी मित्रा, तेकियो कोनिशी एंड मसत्सुगु असकावा। तो क्या होगा इसका सही आंसर? Guys, keep commenting the correct answer. Like the video, share it. If you have any doubt, you can mention that in comment box. The correct answer is option C, that is Teikyo Konishi. Next is DP World has signed up as the global logistics partner of Royal Challengers Bangalore. DP World ने Royal Challengers Bangalore के वैश्विक लॉजिस्टिक पार्टनर के रूप में हस्ताक्षर किए हैं। DP World जो है ये दुबई गवर्नमेंट ओन पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक्स फर्म है और एज अ ग्लोबल लॉजिस्टिक पार्टनर बनने के लिए जो RCBA है और DP वर्ल्ड है इनके बीच में लॉन्ग टर्म स्पॉन्सरशिप एग्रीमेंट जो है वो साइन हुआ है। DP वर्ल्ड इज़ अ ग्लोबल पार्टनर ऑफ द यूरोपियन टूर एंड टाइटल स्पॉन्सर ऑफ द DP वर्ल्ड टूर चैम्पियनशिप। और जो इयान पोल्टर हैं जो काफ़ी फेमस गोल्फ आइकन है यूरोप के, इयान पोल्टर वो ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर है DP वर्ल्ड के। तो चलिए हम लोग इससे जुड़ा प्रश्न देख लेते हैं। दुबई गवर्नमेंट ओन्ड पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक्स फर्म DP वर्ल्ड हैज साइंड अप एज ग्लोबल लॉजिस्टिक्स पार्टनर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टीम्स? दुबई सरकार के स्वामित्व वाले बंदरगाहों और लॉजिस्टिक फर्म DP वर्ल्ड ने निम्नलिखित में से किस टीम के वैश्विक लॉजिस्टिक भागीदार के रूप में हस्ताक्षर किए हैं? रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस एंड राजस्थान रॉयल्स। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस? The correct answer is option A, that is Royal Challengers Bangalore. Next is Harivansh Narayan Singh has been re-elected as the Deputy Chairman of Rajya Sabha. हरिवंश नारायण सिंह को राज्यसभा के उप सभापति के रूप में फिर से चुना गया है। जो डिप्यूटी चेयरमैन होता है राज्यसभा का वो राज्यसभा के मेंबर्स में से इलेक्ट किया जाता है और जब जो चेयरमैन हैं राज्यसभा के जब वो नहीं होते हैं तो उस समय पे डिप्यूटी चेयरमैन यानी कि उप सभापति जो हैं जो भी प्रोसीडिंग्स होती हैं राज्यसभा की उसको प्रिसाइड करते हैं।
SV कृष्णमूर्ति राव वॉज द फर्स्ट डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। SV कृष्णमूर्ति राव जो है राज्यसभा के पहले उपसभापति थे। बात करें हम राज्यसभा की तो इसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता है। ये अपर हाउस है पार्लियामेंट का, लोअर हाउस को लोकसभा कहा जाता है। एंड इसको परमानेंट हाउस भी कहा जाता है क्योंकि ये डिसॉल्व नहीं हो सकता है। इसमें जो कार्यकाल होता है मेंबर्स का वो 6 वर्षों का होता है, जिसमें हर दूसरे साल में 1/3 लोग जो है वो रिटायर होते हैं। आर्टिकल 80 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें मैक्सिमम स्ट्रेंथ को 250 जो है मेंशन किया हुआ है राज्यसभा की, और जिसमें से 238 जो है वो स्टेट्स और जो 2 यूनियन टेरिटरीज हैं दिल्ली एंड पुडुचेरी उनको रिप्रेजेंट करते हैं, वाइल जो 12 होते हैं उनको नॉमिनेट किया जाता है 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट के द्वारा डिफरेंट फील्ड से। एंड जो करंट स्ट्रेंथ है, अगर हम प्रेजेंट स्ट्रेंथ की बात करें राज्यसभा में तो 245 मेंबर्स हैं अभी। एंड जो सीट्स का एलोकेशन होता है, ठीक है, राज्यसभा का मतलब स्टेट्स एंड यूटीज़ का राज्यसभा में, वो कहाँ पर दिया हुआ है, वो 4th शेड्यूल में दिया हुआ है, 4th अनुसूची में दिया हुआ है संविधान की। एंड जो राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है वो कौन होता है, वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है। और राज्यसभा की जो कुछ पावर्स हैं वो लोकसभा की जैसी नहीं होती हैं, जैसे कि जो मनी बिल है उस पर राज्यसभा जो है वो उसको वापस नहीं भेज सकती है, इस टाइप के बिल, मनी बिल को, लेकिन जो नॉर्मल बिल है उसके लिए वो रिकमेंडेशन दे सकती है, वापस उनको जो है लोकसभा में भेज सकती है। लेट्स सी अ क्वेश्चन, हु हैज़ बीन रिसेंटली इलेक्टेड एज डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। हाल ही में राज्यसभा के उपसभापति के रूप में किसे चुना गया है? अमरेंद्रधारी सिंह, हरिवंश नारायण सिंह, वशिष्ठ नारायण सिंह एंड भीष्म नारायण सिंह। सो क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से कमेंट करके बताइए। The correct answer will be option B, that is Harivansh Narayan Singh. Next is a Banking Regulation Amendment Bill 2020 and 2 other bills were introduced in Lok Sabha. ये बाकी 2 बिल कौन से हैं? Factoring Regulation Amendment Bill 2020 and Bilateral Netting of a Qualified Financial Contracts Bill of 2020. इनको लोकसभा में लेकर आया गया। जो बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2020 है, सबसे पहले तो ये ऑर्डिनेंस को रिप्लेस करेगा जो गवर्नमेंट के द्वारा 26 जून 2020 में लाया गया था, ताकि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में चेंजेस किए जा सकें, संशोधन किया जा सके। और अब ये जो बिल है, अगर ये एक्ट बन जाता है, यदि अधिनियम बन जाता है, तो ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 के सेक्शन 45 को जो है अमेंड करेगा, उसमें संशोधन करेगा। और इसकी वजह से क्या होगा कि आरबीआई जो है पहले जमा राशि की वापसी पर रोक लगाए बिना बैंकों के लिए पुनर्निर्माण यानी कि रिकंस्ट्रक्शन की जो स्कीम है बैंक्स के लिए, उसको तैयार करने में सक्षम रहेगा, ठीक है। इसके साथ क्या होगा और बिल में कि जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं और जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनको आरबीआई के रेगुलेशन के अंतर्गत लाया जाएगा, जो बाकी कमर्शियल बैंक्स पर भी लागू होते हैं। The bill does not bring any changes to the regulation of cooperative banks by state cooperative laws. तो विधेयक जो है वो राज्य सहकारी कानूनों द्वारा सहकारी बैंकों के विनियमन में कोई बदलाव नहीं लाता है। अभी तक जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो काफ़ी लॉसेस को फेस कर रहे हैं और जो भी मिनिमम रेगुलेटरी कैपिटल रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, उनकी जो नेट वर्थ है वो भी नेगेटिव में है। तो इसीलिए जो है गवर्नमेंट के द्वारा स्टेप लिए गए हैं। जो इसके अलावा एक और बिल है फैक्टरिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2020। ये फैक्टरिंग रेगुलेशन एक्ट 2011 में चेंजेस करेगा और इसकी वजह से कुछ जो NBFCs हैं अब वो फैक्टरिंग बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकती हैं और दे कैन ऑल्सो एक्ट एज अ फाइनेंसर इन ट्रेड रिसीवेबल्स इलेक्ट्रॉनिक डिस्काउंट सिस्टम प्लेटफॉर्म। तो ये ट्रेड रिसीवेबल इलेक्ट्रॉनिक डिस्काउंट सिस्टम प्लेटफॉर्म में एक फाइनेंसर के रूप में जो है इनको अनुमति मिल गई है। Bilateral netting of qualified financial contracts Bill 2020, it aims to provide enforceability of bilateral netting of qualified financial contracts। तो इसका उद्देश्य योग्य वित्तीय संविधाओं के द्विपक्षीय जाल की परिवर्तनीय प्रदान करना है। Bilateral netting में क्या होता है, जो 2 काउंटर पार्टीज हैं कॉन्ट्रैक्ट में, वो अपने दे कैन ऑफसेट देयर क्लेम्स अगेंस्ट and decide a single net payment obligation due to
बी एक्सचेंज बिटवीन देम। तो जो दोनों पार्टीज़ के बीच में जो भी अमाउंट है, जो फाइनल अमाउंट है, उसको वो डिसाइड कर सकते हैं बायलैटरल नेटिंग में, जो कि पेबल है, जो कि देना तय है। Let's see a question. Recently introduced Banking Regulation Amendment Bill 2020 will amend Section 45 of which of the following? हाल ही में पेश किए गए बैंकिंग विनियमन संशोधन विधेयक 2020 निम्नलिखित में से किस अधिनियम की धारा 45 में संशोधन करेगा? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1950, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1951 एंड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1952. So what will be the correct answer for this? The correct answer is option A, that is Banking Vinyaman Adhiniyam 1949. Next is the National Commission for Homeopathy Bill 2020 and National Commission for Indian System of Medicine Bill 2020. These have been passed by the Parliament. इससे पहले जो है ये पास हो गया था एक हाउस में और अब दूसरे हाउस ने भी इसको पारित कर दिया है। अब ये प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए गया है। और ये जो दोनों बिल हैं इनका पर्पज़ यही है कि जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं होम्योपैथी में और इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में है, उसमें जो भी एडिक्वेट सप्लाई है, जो चिकित्सा पेशेवरों की पर्याप्त आपूर्ति को सुनिश्चित किया जा सके। जो नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी बिल 2020 है, ये रिप्लेस करेगा होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल एक्ट ऑफ 1973 को। साथ ही इसमें एक नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी जो है इसको स्टैब्लिश किया जाएगा, जिसमें टोटल 20 मेंबर्स होंगे और उन 20 मेंबर्स में चेयरपर्सन होंगे, प्रेसिडेंट होंगे होम्योपैथी एजुकेशन बोर्ड के और डायरेक्टर जनरल होंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी के अन्य मेंबर्स के साथ साथ। एंड जो दूसरा बिल है नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन बिल 2020, ये इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल एक्ट ऑफ 1970 को रिप्लेस करेगा। इसमें भी क्या होगा, एक नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन स्टैब्लिश किया जाएगा। इसमें 29 मेंबर्स होंगे, जिसमें एक चेयरपर्सन होगा, प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ आयुर्वेदा होगा, प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ यूनानी सिद्धा एंड सोवा रिक्पा ये होंगे और बाकी मेंबर्स होंगे। और ये जो दोनों बिल हैं ये भी प्रपोज करते हैं कि एडवाइजरी काउंसिल जो है वो होम्योपैथी और इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के लिए स्टैब्लिश करनी चाहिए, ताकि जो स्टेट्स हैं या फिर यूटीज़ हैं जिनको कोई भी समस्या है इम्प्लीमेंटेशन में या फिर एजुकेशन मेडिकल फील्ड के एजुकेशन में होम्योपैथी या इंडियन सिस्टम ऑफ एजुकेशन से रिलेटेड, वो इन एडवाइजरी काउंसिल से कंसल्ट कर सकें। द बिल्स ऑल्सो प्रपोज कि जो नीट एग्ज़ाम है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, तो वो अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज जो है होम्योपैथी के उनके लिए कंडक्ट करा जाना चाहिए और साथ ही कुछ डिसिप्लिन्स जो है इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के लिए उसके लिए भी कंडक्ट कराना चाहिए, ताकि बच्चे एडमिशन उसके थ्रू ले सकें। क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मेनी मेंबर्स विल बी देयर इन नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी प्रपोज्ड बाय नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी बिल 2020। नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी बिल नेशनल होम्योपैथी विधेयक 2020 में कितने सदस्य होंगे? 17, 20, 29 एंड 32। तो क्या होगा इसका सही आंसर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 20 मेंबर्स। जो दूसरी वाली कमीशन होगी इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन की, उसमें 29 मेंबर्स होंगे। नेक्स्ट इज पोटेंशियल साइन ऑफ एलियन लाइफ वर डिटेक्टेड ऑन वीनस। तो शुक्र पर पाए गए पारग्रही जीवन के संभावित संकेत हैं। And the researchers have detected a gas called phosphine in the harshly acidic clouds of Venus using the James Clerk Maxwell telescope in Hawaii। तो शोधकर्ताओं ने हवाई में जेम्स क्लर्क मैक्सवेल टेलीस्कोप का उपयोग करके शुक्र के कठोर अम्लीय बादलों में फॉस्फीन नामक की गैस का पता लगाया है, जो इंडिकेट करता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो रोगाणु हैं, वो वीनस पे सर्वाइव कर सकते हैं। तो इसे कह सकते हैं हम कि जो एक साइन देता है कि भाई अर्थ के बाहर भी लाइफ पॉसिबल है, क्योंकि अर्थ पे क्या होता है, बैक्टीरिया यूजुअली फॉस्फीन तब प्रोड्यूस करते हैं जब वो एनारोबिक एनवायरनमेंट में होते हैं, यानी कि जब वो ऐसे एनवायरनमेंट होते हैं जहाँ पर लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है। और ये जो डिटेक्शन है जो किया गया रिसर्चर्स के द्वारा, इसको कंफर्म किया गया यूजिंग द अटकामा लार्ज मिलीमीटर सब मिलीमीटर एरे रेडियो टेलीस्कोप, अल्मा रेडियो टेलीस्कोप जो चिली में इंस्टॉल्ड है, उससे इसको कंफर्म किया गया कि हाँ इसको देखा गया है, फॉस्फीन गैस को डिटेक्ट किया गया है। फॉस्फीन क्या है? ये एक कलरलेस फ्लेमेबल और एक्सप्लोजिव गैस है, यानी कि एक रंगहीन
ज्वलनशील और विस्फोटक गैस है जो कि काफ़ी टॉक्सिक है ह्यूमंस के लिए। इसमें एक फॉस्फोरस एटम होता है और 3 हाइड्रोजन एटम्स उससे अटैच्ड होते हैं। वीनस की हम बात करें तो इसको मॉर्निंग स्टार, सुबह का तारा, या फिर इवनिंग स्टार, शाम का तारा कहा जाता है। और क्योंकि इसका जो साइज और स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट अर्थ के सिमिलर होता है तो इसको ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ भी कहा जाता है। ये सेकंड प्लैनेट है सन में, हमारे सोलर सिस्टम में। सन से अगर हम देखें तो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, तो ये सेकंड नंबर पे आता है। एंड इट इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। ऑल्दो मरकरी जो है वो सन के सबसे क्लोजेस्ट है, लेकिन उसके बावजूद भी वीनस जो है वो सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट प्लैनेट है। वन डे ऑन वीनस लास्ट फॉर 243 अर्थ डेज। तो शुक्र पर एक दिन 243 पृथ्वी दिनों का होता है। एंड वीनस जो है वो जिस डायरेक्शन में अर्थ घूमती है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है स्पिन करता है वीनस। इसीलिए इसमें जो सन है वो राइज करता है वेस्ट में और सेट करता है ईस्ट में। एंड वीनस डज नॉट हैव एनी मून्स और रिंग्स। तो वीनस का खुद के कोई चंद्रमा नहीं है वहाँ पर, और ना ही कोई उसके आसपास कोई चक्र है जैसे कि बाकी प्लैनेट्स में होते हैं, जैसे नेपट्यून में है या सैटर्न में है, उस टाइप की कोई रिंग्स नहीं है। और मरकरी में भी कोई मून नहीं है। द सरफेस टेम्परेचर ऑफ वीनस इज़ अराउंड 465 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो सरफेस टेम्परेचर है वो 465 डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड है, जो कि लेड मेटल को भी पिघला सकता है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर है। तो इस पर अभी खोज की जा रही है कि क्या लाइफ पॉसिबल है वीनस पे या फिर नहीं है। लेट्स सी अ क्वेश्चन। Researchers have recently detected phosphine gas in harshly acidic clouds of which of the following planets? शोधकर्ताओं ने हाल ही में निम्न में से किस ग्रह के कठोर अम्लीय बादलों में फॉस्फीन गैस का पता लगाया है? जुपिटर, सैटर्न, मार्स एंड वीनस। सो क्या होगा इसका सही आंसर? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, दैट इज वीनस, शुक्र। सो फ्रेंड्स, here we have covered the daily current affairs and related questions. I hope आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। कोई भी आपको डाउट है कैसे प्रिपरेशन करें तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, डेली करंट अफेयर्स फॉलो करते रहिए। फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।